हेलो नमस्कार। संस्कृत धारा चैनल पर सभी का स्वागत है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछले ही कक्षा में हमने हिंदी भाषा और उसके स्वरूप के विषय में पढ़ा था और ये इससे पहले हम 2 क्लास डाल चुके हैं हिंदी भाषा और उसके स्वरूप पर। आज की जो हमारी जो तीसरी जो क्लास है, इससे पहले मैं एक और बात बताना चाहूँगी जो कि ये जो हिंदी भाषा का जो टॉपिक होता है वो HSSC की किसी भी आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाते हो तो उसमें हिंदी भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यानी कि उसमें जो एग्जामिनर होता है उसको पूछने का जो यही जो लक्ष्य होता है कि जो स्टूडेंट होता है उसकी हिंदी भाषा पर कितनी पकड़ है। उसमें व्याकरण के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और कुछ साहित्य के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस चैनल पर हिंदी भाषा से रिलेटेड या संस्कृत भाषा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं तो इसमें यही जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और इसमें जो CTET STET के लिए भी जो इम्पोर्टेंट है हिंदी भाषा, क्योंकि हम HSC यानी कि हरियाणा की हम यदि कोई भी परीक्षा देते हैं तो उसमें जो हिंदी का एक अलग से एक परीक्षा मतलब 15-20 नंबर का पूछा जाता है। आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहो तो उसमें HSSC के एग्ज़ाम के लिए हिंदी का एक अलग से टॉपिक होता है। तो उसमें हिंदी भाषा की पकड़ के विषय में स्टूडेंट के विषय से पूछा जाता है। तो हमने जो हिंदी भाषा से रिलेटेड 2 क्लास हम डाल चुके हैं और आज जो तीसरी जो क्लास है, चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने जो पिछली जो वीडियो में हमने पढ़ा था कि हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ और कौन कौन सी हमारी जो उपभाषाएं आई, हमारी जो 5 प्रकार की उपभाषाएं हमने पढ़ा था कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, एक बिहारी हमने पढ़ा था और जो अलग से हमने जो पढ़ी थी पहाड़ी जो लैंग्वेज उसके विषय में पढ़ा था। और इससे आगे अब पढ़ते हैं कि बोली का जो टॉपिक आ गया था आगे, तो बोली पर हमने जो क्वेश्चन है वो टाल दिए थे। तो वो अब हम बोली के विषय से आज की जो क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं कि बोली किसे कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त भाषा ही बोली कहलाती है। मान लिया हम हरियाणा में रहने वाले हैं तो यहाँ पर अधिकतर जो लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो हरियाणवी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। या फिर आप यूपी में चले जाओ या फिर मध्य प्रदेश में चले जाओ, पंजाब में या फिर तमिलनाडु किसी भी क्षेत्र में जाओ तो वहाँ पर जनसाधारण द्वारा अधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा ही बोली कहलाती है। इस जो बोली का में जो साहित्य इतना नहीं होता, केवल जन सामान्य के लिए संपर्क भाषा के रूप में ये प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट है कि जो उपभाषा किसे कहते हैं। उपभाषा उसे कहते हैं किसी विस्तृत क्षेत्र जैसे हरियाणा ही लगा लो, किसी में जो बोली जाने वाली जो भाषा है वो जैसे हम हरियाणवी भाषा का यूज करते हैं। और यही जो भाषा यदि किसी अन्य मतलब विस्तृत रूप से बोली जाए, यानी कि इस भाषा का कुछ साहित्य भी हो और इसमें कुछ रचनाएं भी लिखी जाए तो वो जो भाषा कहलाती है वो उपभाषा कहलाती है। तो हमने 5 प्रकार की उपभाषाओं के विषय में पढ़ लिया था। हमने पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और बिहारी और हमने पहाड़ी जो भाषा के विषय में पढ़ लिया था। ये जो उपभाषाएं कहलाई थी। तो उपभाषा आप समझ गए होंगे 5 प्रकार की उपभाषाएं। नेक्स्ट है कि भाषा का जो मानक रूप यानी कि मानक का अर्थ होता है कि व्याकरण द्वारा सम्मत भाषा, यानी कि किसी भी देश में किसी भी लैंग्वेज को एक मानक भाषा के रूप में अपना लिया जाता है। जैसे हमारे देश की जो मानक भाषा है वो हिंदी है। तो यानी कि किसी के देश के द्वारा अपनाई जाने वाली भाषा यानी कि जो लिखित या राजकाज के कार्यों में प्रयुक्त की जाए वो जो भाषा है वो मानक भाषा कहलाई। और उसी भाषा के जो चिन्ह वगैरह जैसे हमारे देवनागरी लिपि है और हमारे हिंदी जो भाषा है तो प्रयोग की जाती है, तो वही जो भाषा मानक भाषा कहलाती है। नेक्स्ट है कि संसार में आज लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है। तो आज जो संसार में 3000 से अधिक जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं कि आज संसार में जो 3000 से अधिक जो भाषाएं हैं वो बोली जाती है। फिर भाषा के कितने घटक होते हैं या व्याकरण के कितने घटक होते हैं। तो व्याकरण के घटक जो होते हैं वो 4 होते हैं।
सबसे पहले है कि व्याकरण। व्याकरण का अर्थ होता है कि किसी भी भाषा का शुद्ध रूप में लिखना, यानी कि जो हमारी जैसे हम व्याकरण सम्मत जो हम शब्दों को बोलते हैं, यानी कि जो लिपि हमारे देश में अपनाई गई है, उस लिपि के अंकों से हम उस भाषा को अच्छी तरह से शुद्ध रूप में बोलते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, तो वही तो व्याकरण कहलाता है। और व्याकरण के अंग कितने होते हैं, तो हमने जो पिछली जो वीडियो में हम कर लिया था कि वर्ण, शब्द, पद और वाक्य और एक भाषा के घटक, ये दोनों एक ही बात है कि व्याकरण के अंग और भाषा के घटक एक ही बात है। वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, जैसे हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े न कर सके वो वर्ण कहलाते हैं, जैसे ए, ई, उ। तो यानी कि हमारे जो जितने भी वर्ण है जो हिंदी भाषा में यानी देवनागरी लिपि में, वे सभी वर्ण कहलाएंगे। नेक्स्ट है कि इन वर्णों से मिले हुए यानी कि इन वर्णों के मेल से जो क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल को शब्द बोलते हैं और इन शब्दों से ही फिर बनता है पद और पदों से ही फिर वाक्य बनते हैं। यानी कि जैसे हम आ प्लस मैं मिला दिया तो आम बन गया, और इस तरह से रा प्लस मैं मिला दिया तो राम बन गया। और यही जो जैसे राम स्कूल जाता है या राम विद्यालय जाता है, तो इन शब्दों को हम यदि व्यवस्थित रूप से सही ढंग से लिखे तो यही जो पद है, यानी कि एक एक जो पद है वही जो वाक्य बन जाएगा। कि कैसे कि यानी कि राम जाता है विद्यालय। ये जो वाक्य है यानी कि ये व्यवस्थित रूप से सही ढंग से नहीं लिखा गया है, और यदि हम इन्हीं शब्दों को यानी कि व्याकरण के नियम के अनुसार हम सही रूप से लिखे तो ये शब्द क्या बनेगा, राम विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर जो राम विद्यालय जाता है, यही जो पद है, ये इन पदों का मिलना ही वाक्य कहलाता है। और यानी कि कहने का अर्थ यह है कि सबसे पहले वर्ण, फिर शब्द, शब्द पद और फिर वाक्य, यही जो भाषा के घटक कहलाते हैं और यही व्याकरण के अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि संपर्क भाषा। संपर्क भाषा क्या होता है? संपर्क भाषा का अर्थ होता है कि जैसे हम अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, हमारे जो आसपास में रहने वाले हैं, कि कुछ पंजाबी भी होते हैं, कुछ उर्दू बोलने वाले भी होते हैं, और कुछ हिंदी और राजस्थानी, हरियाणवी आदि हमारे जो, और उनसे हम यदि हम बोलने में जो जिस भाषा का प्रयोग करें, यानी कि उनसे संपर्क बनाने के लिए हम जिस भाषा का प्रयोग करें, जैसे कोई पंजाबी जो व्यक्ति है वो हरियाणवी व्यक्ति से मिलता है, तो वो संपर्क के रूप में यानी कि दोनों मिलकर अपने जो भावों को समझाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो जो भाषा कहलाती है वो संपर्क भाषा कहलाती है। जैसे हरियाणवी प्लस हिंदी, यानी कि कोई हिंदी बोलने वाला है और हरियाणवी जो लैंग्वेज से संपर्क के रूप में जो जिस भाषा का यूज करता है, तो वही जो भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। और हिंदी प्लस राजस्थानी, यानी कि जो हिंदी बोलने वाला है वो राजस्थानी जो व्यक्ति होता है और उससे कैसे संपर्क से जिस भाषा का प्रयोग करता है, तो वो जो भाषा कहलाती है वो संपर्क भाषा कहलाती है। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है अगला, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। फिर साहित्यिक भाषा किसे कहते हैं? कि जिस भाषा का प्रयोग साहित्य रचना के लिए होता है, वही जो भाषा साहित्यिक जो रचना के लेखन में, वही जो साहित्यिक भाषा कहलाती है। यानी कि साहित्य में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा ही साहित्यिक भाषा कहलाती है। नेक्स्ट है कि सार्थकता की दृष्टि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? कि यानी कि सार्थक है, यानी कि और जिस सार्थकता का अर्थ है कि ऐसा अवर्ण वर्णों के मेल से शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकले, तो वही जो सार्थक जो भाषा होती है। और वो ये कहते हैं कि सार्थकता की दृष्टि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई वो क्या होती है? वो शब्द होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे राम, र प्लस आ प्लस म प्लस
अ राम। यहाँ पर जो म प्लस अ प्लस यानी कि जब हम व्यंजनों के साथ हमें पता है कि हम स्वरों का यूज करते हैं, तो ये यहाँ पर यानी कि इन ध्वनियों के साथ ही जो एक शब्द बना वो राम बना। तो सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? शब्द। तो फिर है उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू जो शब्द है वो तुर्की भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। आधुनिक युग में खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आधुनिक युग में सबसे जो प्रयोग किया वो लल्लू लाल जी ने अपना जो ग्रंथ था वो प्रेम सागर में किया। लल्लू लाल ये एक साहित्यकार है। तो इन्होंने क्या है? प्रेम सागर, इनकी एक रचना थी प्रेम सागर। प्रेम सागर तो ये एक रचनाकार हैं लल्लू लाल। तो इन्होंने सर्वप्रथम जो खड़ी बोली का जो प्रयोग आधुनिक युग में किया। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, यानी कि जब हिंदी भाषा का विकास हो गया तो उसके पश्चात जो हिंदी जो सम्मेलन यानी कि हिंदी साहित्य में जितनी भी रचनाएं लिखी जाती थी, तो हिंदी के साहित्य को बढ़ावा देने के लिए रचनाकारों को सम्मानित करने के लिए तो विश्व हिंदी सम्मेलन किए गए। तो ये 1975 ईस्वी में स्टार्ट हुए थे और नागपुर में स्टार्ट हुए। 1975 ईस्वी में नागपुर से स्टार्ट हुए हिंदी सम्मेलन। यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि हिंदी सम्मेलन कब से स्टार्ट हुए, तो 1975 से। नेक्स्ट है कि व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम शुद्ध पढ़ भी सकते हैं, लिख सकते हैं और किसी भी भाषा को हम समझ सकते हैं, यानी कि भाषा का शुद्ध रूप से लिखा या समझा जाना ही व्याकरण कहलाता है। नेक्स्ट है कि व्याकरण के अंग। तो हमने व्याकरण के अंग के विषय में पढ़ लिया है कि व्याकरण के अंग है वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। नेक्स्ट है कि व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किन स्तरों पर होता है? कि किन स्तरों पर होता है? तो सबसे पहले होता है ध्वनि या उच्चारण के स्तर पर, जैसे हम कोई भी वर्ण बोलते हैं जैसे ए, आ, क, तो इस प्रकार ध्वनि के स्तर पर। फिर है लिपि और वर्तनी के आधार पर, यानी कि हम किस प्रकार भाषा को लिखते हैं। लिपि का अर्थ है किसी भी भाषा को लिखने का ढंग। फिर है शब्द के स्तर के अनुसार, यानी कि शब्द कैसा है, उतार चढ़ाव कैसा है बोलने का। फिर है वाक्य रचना के स्तर पर और फिर अर्थ के स्तर पर, यानी कि उन शब्दों का क्या अर्थ निकला उसके स्तर पर हम व्याकरण में भाषा के विश्लेषण के स्तरों के रूप में हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है भाषा और व्याकरण का परस्पर संबंध क्या है? यानी कि भाषा और व्याकरण का परस्पर संबंध कि भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों को एक दूसरे के आगे, यानी कि हम अपने भावों को दूसरे के आगे हम बता सकें और उनके जो भाव हैं वो हम ग्रहण कर सकें। लेकिन व्याकरण का अर्थ होता है कि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, समझना, पढ़ना। और नेक्स्ट है कि लिपि। लिपि का अर्थ क्या होता है? यानी कि हम जो भाषा, हम जिन ध्वनि को बोलते हैं तो उनको हम जिन ध्वनि का यूज करते हैं उन भाषाओं का शुद्ध रूप से लिखा जाना ही लिपि कहलाता है। तो यानी कि ध्वनियों को लिखित रूप प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे हमारी जो देवनागरी लिपि है तो उसमें हम जो वर्णों का हम यूज करते हैं तो 55 वर्ण हमारी जो देवनागरी लिपि में मान्य है, वैसे तो 52 है, लेकिन लिखित में और हम बोलने में यानी कि टोटल जो मूल जो वर्ण है वो 55 है। और जैसे ऐसे क्वेश्चन में यह दिया जाए कि मुख्य कितने हैं तो 52 है, वैसे उच्चारण के स्तर पर 49 कहलाते हैं। फिर है देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है कि देवनागरी लिपि में, यानी कि जिनकी ऐसी भाषाएं जिनकी जो लिपि है वो देवनागरी है, तो वो है संस्कृत, मराठी,
नेपाली और कोंकणी। कोंकणी जो भाषा है ये गोवा की भाषा है, कोंकणी। और नेपाली नेपाल यानी कि ये नेपाल की भाषा भी है, और सिक्किम इसके साथ जो लगने वाला जो राज्य है हमारे देश का, तो ये सिक्किम की भाषा भी है। मराठी महाराष्ट्र की भाषा है, और संस्कृत जो हमारे देश की प्राचीन भाषा है, और अब जो द्वितीय भाषा के रूप में यूज की जाती है तो ये हिमाचल प्रदेश की लैंग्वेज है, यानी कि सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज की जाती है। यानी कि संस्कृत हमारे देश की एक ऐसी भाषा है जो किसी भी राज्य ने जो प्रथम भाषा के रूप में तो नहीं अपनाई है, लेकिन जो दूसरी भाषा के रूप में जो अपनाई गई है वो हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने संस्कृत भाषा को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया है। नेक्स्ट है कि मानव को लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी, कि दूर और स्थित लोगों के पास मौखिक संकेतों को पहुंचाने के लिए लिपि की आवश्यकता पड़ी। यानी कि हम जानते हैं कि सभी लोग एक दूसरे के पास नहीं रह सकते, और एक राज्य से या एक देश से संपर्क बनाने के लिए तो लिपियों का प्रयोग किया जाता है, तो उससे हमें लिपि की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट की देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, तो देवनागरी लिपि जो भाषा का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ। ब्राह्मी लिपि है, सबसे प्राचीन लिपि है, और ये ज्यादातर जो ब्राह्मणों के द्वारा यूज की जाने वाली भाषा है, और यही जो ब्राह्मी जो लैंग्वेज है अशोक के शिलालेख से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। देवनागरी की लिपि की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो ये जो क्वेश्चन है देवनागरी लिपि की विशेषताएं बतानी है। सबसे पहले तो यह जो लिपि है वो अक्षरात्मक है, यानी कि अक्षर लिखे जाते हैं, जैसे अ क ए आ ई ई क ख ग घ, तो इस प्रकार अक्षर लिखे जाते हैं। और दूसरा यह लिपि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, यानी कि हमारे देश के द्वारा वर्तमान में प्रयोग की जा रही है। अगला है इस लिपि में जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, और इस लिपि में सभी ध्वनियों को लिपिबद्ध करने की आवश्यकता होती है। और यह देवनागरी लिपि है, देवनागरी बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं। कहने का यानी कि जो हमारा जो बायां जो हाथ है वो ये है और दायां ये है, तो ये जो लैंग्वेज है देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट है कि फारसी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। भारत की कौन सी लिपि भी दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी भारत की कौन सी जो लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं का अर्थ क्या है, जैसे उर्दू जो भाषा है वो भी दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होने वाली जो लिपि है, यहाँ से, यानी कि दायां हमारा ये है, दाएं से बाएं, यहाँ दाएं से बाएं। तो भारत में यूज की जाने वाली जो वो लिपि है वो है खरोष्ठी। जो खरोष्ठी जो लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, और वो जो भाषा है वो भारत की भाषा है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारतीय भाषाओं को लिपि का विकास किस भाषा से हुआ, खरोष्ठी लिपि से हुआ। दक्षिण, जैसे हम जानते हैं कि भारत के जो निचले जो हिस्से हैं वो दक्षिण भारतीय जो क्षेत्र कहलाते हैं, और इन्हीं में जो खरोष्ठी लिपि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी, फ्रेंच, पोलिश, जर्मन आदि में विभिन्न भाषाओं की लिपि कौन सी है, यानी कि एक तो अंग्रेजी, फ्रेंच विदेशी भाषा, आगे है पोलिश, आगे जर्मन। तो इन भाषाओं की लिपि कौन सी है, तो इन भाषाओं की लिपि है रोमन। क्या है, रोमन।
अगला जो क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है और हिंदी की कौन सी है, देवनागरी। नेक्स्ट है कि उर्दू अरबी फारसी की लिपि का नाम बताइए। यानी कि उर्दू अरबी और फारसी की लिपि है वो है फारसी। फिर है रूसी और बुल्गेरियन भाषा की लिपि है रूसी, यानी कि रूसी और बुल्गेरियन। रूसी और बुल्गेरियन की लिपि कौन सी है, रूसी। आगे है कि अक्षर ज्ञान से क्या अभिप्राय है। लिपि चिन्हों का ज्ञान ही अक्षर ज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार की लिपियों को कितने वर्गों में बांटा जाता है। कि संसार की लिपियों को 4 भागों में बांटा गया है कि भारतीय, यूरोपीय, सामी और चीनी। अगला जो क्वेश्चन है, लिपि का प्राचीन रूप कैसा था, चित्रात्मक था। यानी कि पहले जो लिपि था उसका जो प्रयोग है चित्रों के माध्यम से किया जाता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में लेखन कला का प्रारंभ कब हुआ। तो भारत में लेखन कला का प्रारंभ 6वीं शताब्दी से हुआ। फिर सूरसागर के रचयिता कौन है। सूरसागर के रचयिता हम सभी जानते हैं कि जिन्होंने श्री कृष्ण भक्ति से रिलेटेड साहित्य रचा, वही जो कृष्ण भक्ति से, यानी कि सूरदास जो है श्री कृष्ण भक्ति से रिलेटेड जो उनका जो ग्रंथ है वो ब्रज भाषा में है। तो सूरदास जो है उन्होंने सूरसागर लिखा है। 3 रचनाएं लिखी थी उन्होंने, सूरसागर, सूरसरावली। और फिर अगला है पद्मावत की रचयिता। पद्मावत की रचयिता है जायसी, जिन्होंने कि अवधी भाषा का प्रयोग किया था। और अमीर खुसरो की पहेलियां किस भाषा में है। अमीर खुसरो की पहेलियां, जैसे मैंने कई बार जो कक्षा में बता दिया है कि अमीर खुसरो ने जो खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किया। खड़ी बोली अमीर खुसरो। और यदि ग्रंथ का नाम आ जाए तो वो मैंने पहले करा है लल्लू लाल। इसके बाद है विद्यापति की पदावली किस भाषा में है। विद्यापति, जैसे मैथिल कोकिल भी कहा गया है कि विद्यापति को मैथिल कोकिल, कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो इनकी जो रचनाएं है वो मैथिली भाषा में है, तो इन्हें मैथिली कोकिल कहा गया है विद्यापति को। नेक्स्ट है कि हिंदी का विकास भाषा के किन 4 रूपों में हुआ है। तो जो हिंदी का विकास है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में, संपर्क भाषा में और साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, हमारे देश में किस भाषा में किन किन रूपों में पढ़ाई की जाती है। कि हमारे देश में हिंदी किन किन रूपों में पढ़ाई जाती है। हमारे देश में जो हिंदी है वो मातृभाषा के रूप में और द्वितीय भाषा के रूप में और संपर्क भाषा के, यानी कि 3 प्रकार से पढ़ाई जाती है हिंदी। सबसे पहले मातृभाषा के रूप में, मातृभाषा के रूप में, फिर है संपर्क भाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में, और तीसरा जो प्रकार है ये है द्वितीय, मतलब संपर्क भाषा के रूप में और मातृभाषा के रूप में 2 ही प्रकार से पढ़ाई जाती है। अगला है कि हमारे देश में हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं। इनके अंतर्राष्ट्रीय भाषा का अर्थ है कि दूसरे देशों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा, यानी कि किसी भी देश के द्वारा अपनाई की जाने वाली जो राष्ट्रीय भाषा है वो राष्ट्रीय भाषा कहलाती है, और लेकिन विदेशों के द्वारा अपनाई जाने वाली जो भाषा है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। राजभाषा किसे कहते हैं। राजभाषा का अर्थ है कि राजकाज में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा, यानी कि विश्व में जितने भी देश है, यानी कि 207 के आसपास जो देश है, उन देशों में जो राजकाज में प्रयुक्त की जाने वाली जो भाषा है वो राजभाषा कहलाती है। जैसे हमारे जो देश की, हमारा जो भारत जो देश है, इसकी जो राजभाषा है वो जो हिंदी है। और हमारे देश में कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा बनने में समर्थ है, यानी कि हिंदी भाषा बनने में समर्थ है। यानी कि कहने का अर्थ है कि हमने जो राजकाज में प्रयुक्त की जाने वाली जो भाषा वो हिंदी को अपना लिया, लेकिन जो राष्ट्रीय भाषा के रूप में जो दर्जा है वो हिंदी को आज तक भी नहीं मिला है। कि पहले यह अवधि 1965
ईस्वी तक बढ़ाई गई और उसके पश्चात तो 10 वर्ष करके और आगे बढ़ता गया। तो आज भी हिंदी है जो एक उपेक्षित भाषा के रूप में ही है और उस सही रूप में जो राष्ट्रीय रूप में अपनाई नहीं गई है, इसके लिए प्रयास जारी है। नेक्स्ट है कि मुगल काल में कौन सी राजभाषा थी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है कि मुगल काल में कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाती थी राजभाषा के रूप में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे यानी कि जब मुसलमानों का देश था, जब मुसलमानों का राजकाज था, तो उस समय जो भाषा अपनाई गई थी तो वो फारसी भाषा अपनाई गई थी, फारसी से रिलेटेड उर्दू भाषा। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में है। फिर आगे है कि आधुनिक हिंदी के 3 प्रसिद्ध ग्रंथों के नाम बताओ या काव्य रचनाओं के नाम बताओ। ये तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की है और साकेत मैथिली शरण गुप्त की है, कुरुक्षेत्र है रामधारी सिंह दिनकर की। किस भाषा, मीराबाई ने किस भाषा में रचनाएं लिखी। तो उन्होंने राजस्थानी में जो भाषा में जो अपनी रचनाएं लिखी है। उर्दू शब्द का क्या अर्थ होता है। उर्दू शब्द का अर्थ होता है कि शाही शिविर, शाही उर्दू, शाही शिविर या खेमा, यानी कि उर्दू शब्द का अर्थ होता है शाही शिविर या खेमा। नेक्स्ट है कि उर्दू मोहल्ला किसे कहा जाता है। तो लाल किले को उर्दू मोहल्ला यानी कि क्योंकि यह भी एक शाही शिविर या खेमा था परंतु आकार में बहुत बड़ा था। यानी कि आज भी हम जब लाल किले में जाते हैं तो यह बहुत बड़ा है और इसी में घूमते में बहुत अच्छी हमारे जो प्राचीन जो बनाए गए हैं, जो प्राचीन जो हमारा जो ये स्थल है, तो इसे जो लाल किले को प्राचीन जो मंजिलें बनाई गई हैं तो यहाँ लाल किले में, तो वहाँ पर इसे उर्दू मोहल्ला कहा जाता है। उर्दू मोहल्ला। तो किसको कहा जाता है, लाल किले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश भाषा में कितने स्वर थे। तो अपभ्रंश भाषा में 8 स्वर थे। अपभ्रंश भाषा में कितने शब्द थे, 8 शब्द थे। ए, आ, ई, उ, ए और ओ, यानी कि आई और औ नहीं थे। तो 8 ही स्वर थे अपभ्रंश भाषा में। पश्चिमी हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ। पश्चिमी हिंदी का जो विकास है वो शोरसेनी से हुआ है। नेक्स्ट है कि जो हमारी जो पूर्वी जो भाषा है होती है, यानी 3 प्रकार की भाषा बताई थी मैंने, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये जो पूर्वी भाषा है 3 है, अवधी, बघेली, अवध के आसपास बोली जाने वाली भाषा, बघेली बघेलखंड के आसपास बोली जाने वाली भाषा, और छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली भाषा। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा किन राज्यों में बोली जाती है। यानी कि 9 राज्य ऐसे हैं भारत के कि जिनमें हिंदी जो प्रथम भाषा के रूप में यूज की जाती है। उनमें हम नाम लेते हैं कि हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और दिल्ली। यानी कि जो 9 जो राज्य है जिन्होंने हिंदी भाषा को अपनाया है। नेक्स्ट है कि उच्चारण और लेखन की दृष्टि से हिंदी की सरलता को स्पष्ट कीजिए कि उच्चारण और लेखन की दृष्टि से यह जो भाषा है बहुत सरल भाषा है। और इसमें जो यानी कि जो बोला जाता है वही जो लिखा जाता है, और सभी विषयों यानी कि विश्व में बोले जाने वाली यह जो मीठी जो भाषा है। नेक्स्ट है कि राजभाषा और संपर्क भाषा में क्या अंतर है। राजभाषा किसी राजकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा, और संपर्क भाषा यानी कि जैसे पंजाबी प्लस हरियाणवी जो वो संपर्क भाषा कहलाएगी। नेक्स्ट है कि बहुभाषी देश क्यों कहते हैं, भारत को बहुभाषी देश क्यों कहते हैं। बहुभाषी का अर्थ है कि जहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाए। तो जैसे हम हमारे हरियाणा को ले लेते हैं तो यहाँ पर पंजाबी बोलने वाले भी होते हैं, उर्दू बोलने वाले भी और हरियाणवी बोलने वाले, तो मिक्स भाषाओं का मिक्स रूप होना। नेक्स्ट कि हिंदी के पश्चिमी क्षेत्र की 2 बोलियों का
वर्णन कीजिए है। तो एक खड़ी बोली और दूसरी हरियाणवी और भी है, जैसे ब्रज भाषा वगैरह। नेक्स्ट है कि हिंदी के भाषा परिवार का वर्णन कीजिए। हिंदी आर्य भाषा परिवार की भाषा है। ये बिहार से लेकर राजस्थान तक उत्तरी राज्यों में बोली जाती है, और इसे जिस भाषा परिवार की यह भाषा है, उस भाषा परिवार की अन्य भाषाएं हैं कि बांग्ला भाषा, गुजराती, मराठी और पंजाबी। नेक्स्ट है कि हिंदी को किन्हीं दो बोलियों का नाम लिखिए। हिंदी की दो बोलियां हैं कि ब्रज भाषा और अवधी। यानी कि इसमें हम पंजाबी को भी ले लेते हैं, बिहारी को भी लेते हैं, पहाड़ी को भी लेते हैं, बहुत सारे, लेकिन इसने दो पूछा है, तो ब्रज जो भाषा है वो हिंदी की जो बोली है। नेक्स्ट है, संस्कृत ने हिंदी के स्वरूप को किस प्रकार प्रभावित किया है। हम सभी जानते हैं कि संस्कृत हमारे देश की जो प्राचीन जो भाषा है, और प्राचीन जो भाषा संस्कृत है, तो इसी से हमारा जो विकास हुआ। और जैसे हम शब्दों में भी हम पढ़ते हैं कि तत्सम, तत्व और आगत शब्द, यानी कि तत्सम संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में यूं की उपयोग की जाए, तद्भव यानी कि उससे विकसित रूप, और आगत जो विदेशी भाषाओं से आने वाले शब्द। तो इस प्रकार जो संस्कृत से ही हिंदी का जो विकास हुआ है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था हिंदी भाषा और उसका स्वरूप, इसमें भाषा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा, और भाषा से जो हमारा जो टॉपिक है वो पूरा है। और ये जो क्वेश्चन है वो HSLC के सभी एग्जाम में आता है, यानी कि भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हमें हमारे देश की बोलियां, उपभाषाएं, वो तो उसके विषय में हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि बिहारी भाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा आएगी, जैसे और जैसे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा है। तो भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो हमें तो इस क्लास को लेने का ये हमारा जो लक्ष्य था कि हमारा भाषा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। तो थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।